सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। अब देखिए वो किस कदर गिर चुके हैं कि वो जो 1942 सन 42 लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ क्या है 1942 में जो आंदोलन हुआ था, उस समय जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी जो मूर्तियां स्थापित हैं, कहते शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। अब देखिए नाकें बड़ी होने का यहाँ पर उन्होंने कहा कि बच्चों की नाकें बड़ी हैं, इसका अर्थ क्या है कि हमारे देश की जो शानो शौकत है वो क्या है, विदेशियों से ऊंची है। लेखक ये कहने का हमें प्रयास कर रहा है। ठीक है। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मानों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, मतलब वो बहुत ज़्यादा मजबूर था, उसे पैसा चाहिए था। यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज़ ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। हैरत अंगेज़ क्या था, बहुत ही हैरान करने वाला। और उसने अपनी शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। तो अब उसने किस प्रकार का एक आइडिया दिया है कि 40 करोड़ हमारे देश की जनता है, तो हम उसमें से अगर किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक जो है वो काट कर लगा दें। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, उसकी आपको जो है सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे गई, मतलब उन्होंने आपस में बातचीत की और उसके बाद उन्हें इजाज़त दे दी कि वो जो है इस काम को कर सकते हैं। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, सबकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था, मतलब उसने हल दे दिया, लेकिन वो किस प्रकार एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगाए, ये बड़ा मुश्किल काम था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। अभिनंदन मीन्स स्वागत। कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुत के लिए। तो इस प्रकार से क्या है कि इसमें हमें बताया गया कि किस प्रकार हमारी जो शासन प्रणाली है, जो वो किस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों से भरी पड़ी है कि वो एक मूर्ति जो है वो दिखाने के लिए, एक मूर्ति के ऊपर अपनी श्रद्धा इस प्रकार से दिखाते हैं कि वो एक जिंदा व्यक्ति की नाक काटने तक के लिए व्याकुल हो उठते हैं, और वो करते भी हैं ऐसा, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक की वो काम करने में झिझक महसूस नहीं करते हैं। तो इस पाठ को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम कल करेंगे।
उम्मीद है आप सभी को ये पाठ समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।